इतना और कहीं नहीं। तो राजा का राजकोष और उसके बाद मंदिर, ये दो सबसे बड़े सोर्सेस थे धन। तो उसने आगे जब आक्रमण किया, वृंदावन को सत्यानाश कर दिया, मथुरा के केशव जी मंदिर को तोड़ डाला, सारे विग्रह यहां वहां छुपा दिए गए। विग्रहों को वो हाथ नहीं लगा पाया क्योंकि पहले ही उनको बचा लिया। अगले 500 वर्ष तक वृंदावन क्या है किसी को पता नहीं पड़ा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात उनका एक मिशन था कि वृंदावन को मैं स्थापित करूं। तो आज जिस रूप में आप वृंदावन देख रहे हो, 500 वर्षों तक वृंदावन में कोई पिलग्रिम्स नहीं जाते थे, कोई परिक्रमाएं नहीं हो रही थी, केवल जंगल था, लगभग वहां पर कोई चिन्ह नहीं बचे। तो कई बार आप किसी स्थिति को देखकर आपको लगता है तो हमेशा ऐसे ही रहा होगा। आज कार्तिक में वृंदावन में सांस लेने की जगह नहीं। आज वृंदावन में जाओ, इतनी भीड़ है कार्तिक में। तो 500 साल तक ब्रज में कुछ नहीं हुआ। तब महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास ले दी, महाप्रभु तुरंत निकल पड़े वृंदावन की ओर। अच्छा, ये भी बड़ी अचरज की बात है कि महाप्रभु ने एक ही दृष्टिकोण से संन्यास लिया था, वृंदावन में अपना बाकी समय बिताने। जैसे ही संन्यास लेकर महाप्रभु वृंदावन की ओर भागने लगे, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को डाइवर्ट कर दिया। महाप्रभु ने ग्वालबाल को पूछा, वृंदावन कहाँ है? ग्वालबाल ने कहा यहां है। किस दिशा में भेज दिया? बंगाल की दिशा में। बंगाल पहुंचे महाप्रभु, गंगा को देख के सोचे यमुना है। नित्यानंद प्रभु को पूछे यमुना है क्या? नित्यानंद प्रभु बोले हाँ। महाप्रभु छलांग लगाए, अंदर गए, देखा उसके अंदर बोट पे अद्वैताचार्य आए हुए। महाप्रभु ने कहा, अरे अद्वैता तुम भी वृंदावन है? मुझे पता नहीं था आप भी आने वाले हो। अद्वैत ने कहा, महाप्रभु ये वृंदावन नहीं है, शांतिपुर है, ये यमुना नहीं, ये गंगा है। तो महाप्रभु का वहीं पर प्लान फेल हो गया। तो वृंदावन जाने का पहला प्रयास महाप्रभु का विफल हुआ। अब महाप्रभु की ओरिजिनल योजना क्या थी कि मैं वृंदावन में जीवन भर बसूं, लेकिन वहां पर सची माता मिल गई और सची माता महाप्रभु को कहने लगी कि विश्वरूप सम न करिह निठुराई, विश्वरूप के समान आप निष्ठुर मत बनो। सन्यासी होइया पुनः न दिला दर्शन, तुम्ही तैच्छे कैले मोर होइबे मरण। संन्यास लेने के बाद उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया, आप भी ऐसा करोगे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाप्रभु ने कहा, देखिए मेरी तो इच्छा है कि मैं वृंदावन रहना चाहता हूँ। माता कहती है नहीं नहीं, वृंदावन मत रहो, यहाँ नवद्वीप में रहो। तो दोनों के बीच विचार विमर्श आरंभ हो गया। वो कह रहे वृंदावन, महाप्रभु कह रहे वृंदावन, सच्ची माता कह रही है नवद्वीप। फिर दोनों ने फिर समझौता किया, वृंदावन भी नहीं, नवद्वीप भी नहीं, जगन्नाथपुरी। तब जाकर महाप्रभु ने सच्ची माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने वृंदावन जाने की योजना को तिलांजलि दे दी। तो ये वृंदावन में प्रवेश करने का पहला पड़ाव है, पहली शिक्षा है, वो ये कि हम वैष्णव भक्तों की इच्छा के अनुसार अपनी योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहें। तो महाप्रभु सबसे बड़े सन्यासी क्यों हैं? क्योंकि वो भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अपनी योजना को संन्यास देने के लिए तैयार थे। He was willing to give up his plan to fulfill सच्ची माता's plan। फिर महाप्रभु वहां से निकले, जगन्नाथपुरी आए, फिर दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए, है कि नहीं? और जब महाप्रभु निकले, आज्ञामाला पाया हर्षे नमस्कार कोरी,
आनंदे दक्षिण देशे चले गौर हरि। आनंद में महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा में गए और महाप्रभु ने दक्षिण देश में जाकर हरिनाम संकीर्तन का उद्घोष किया। मत सिंह प्राय प्रभु कोरे लागमन, प्रेम बेश जाय कोरे नाम संकीर्तन। महाप्रभु ने हर व्यक्ति हर जीव को हरिनाम संकीर्तन के इस आंदोलन में सम्मिलित किया, भाव विभोर कर दिया। राधानाथ महाराज भी हम लोगों को लेकर दक्षिण भारत की यात्रा में कई बार गए हैं, विशेष रूप से उन स्थानों में जहां महाप्रभु ने लीला की। महाप्रभु 4 महीने रहे कहाँ? श्रीरंगम। श्रीरंगम में गए और वेंकट भट्ट को मिले, उनके पुत्र गोपाल भट्ट को तैयार किया महाप्रभु ने। मुझे याद है 2010 में हम लोग श्रीरंगम की यात्रा में गए, तब हम लोग वहां पूरा स्टॉल वॉल लगा दिए थे अपना प्रसादम वितरण का। तभी अचानक जो वहां के ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज थे उनकी गाड़ी आ गई और गाड़ी से वो निकले, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, और मुझे देख के कहते हैं इतना बड़ा पंडाल लगाया है, प्रसाद वसाद बना के, सब परमिशन कहाँ है? तो मैंने कहा भाई जो यात्रा वाले ऑर्गेनाइजर है उनके पास सारा परमिशन पेपर्स है, वो अभी बसों में गए आएंगे। नहीं अभी मुझे दिखाओ, अभी नहीं दिखाओगे तो मैं बंद कर दूंगा सब। मैंने कहा अरे भाई आप अचानक घुस गए और पूछ रहे हो परमिशन कहाँ है, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा रुकिए आ जाएगा। बोले नहीं अभी चाहिए। तो मैंने कहा मामला बहुत गर्म है, ठंडा करना पड़ेगा, क्या करें। दामोदर प्रभु ने उस दिन बनाया था मूंग दाल पायसम, अगर कभी खाए नहीं तो खा लेना, कभी जबरदस्त बनाते। तो मूंग दाल पायसम लाकर एक पूरा द्रोण भर के उनको लाके दिया। उन्होंने कहा क्या है ये? मैं तो परमिशन मांग रहा हूँ। अरे परमिशन दिखा देंगे भैया, पहले ये तो सही, अतिथि हो, प्रसाद है भगवान का, तो गठी गठी का लाओ। एक वाटी खा गए पूरा, फिर बोलते हैं एक और लाओ, एक और भर दिया, वो भी गप कर गए। ऐसा 3-4 वाटी खा गए। फिर अपने कांस्टेबल को बोले अंदर जो लोटा है ना वो भी लेके आओ। तो एक पूरा स्टेनलेस स्टील का डब्बा था, वो भी भरवाए। और फिर जाते जाते बोले जब परमिशन का पेपर आ जाएगा तब दिखा देना मुझे, लेकिन मूंग दाल पायसम जोरदार था। तो महाप्रभु जब प्रचार किए इतने वर्षों तक, वहां पर 2 वर्ष के अंदर पूरे भारत के अंदर प्रचार करके आए, लेकिन आज वहां जाओ तो एक बिना कांदा लहसुन का होटल मिलना मुश्किल है साउथ में। मैं सोचता हूँ अरे महाप्रभु कहाँ, जिन डिवोटी को बना वो लोग कहाँ गए? 500 साल में कहाँ गायब हो गए सब, समझ में नहीं आता। तो महाप्रभु इतना प्रचार करके आए, 2 वर्ष आने के बाद महाप्रभु 1510 से 1512 रिटर्न आ गए जगन्नाथपुरी। 2 साल तक महाप्रभु को फिर वृंदावन जाने की इच्छा थी, लेकिन भक्तों ने अनुमति नहीं दी। भक्तों ने 2 साल तक डिले किया। 1514 में महाप्रभु को जाने दिया, वया बंगाल महाप्रभु जाने निकले। महाप्रभु निकलकर पहुंचे बंगाल तक। बंगाल में गए तो सनातन गोस्वामी ने कहा दुर्गम दुर्लभ से निर्जन वृंदावन, एकाकी जाइबा की बात सुनगे एक जन। महाप्रभु हजारों लोगों को लेकर आप जा रहे हो वृंदावन, उचित नहीं है, एकांत में जाना चाहिए। महाप्रभु बोले यार ऑलरेडी मेरा प्लान 2 बार चौपट हो गया, अभी मैं प्लान बना के यहाँ तक पहुंचा हूँ, यहाँ पर फिर भेद कर रहे। महाप्रभु फिर भी आगे निकले। आगे जब पहुंचे कन्हई नटशाला, फिर महाप्रभु के मन में आया नहीं, सनातन गोस्वामी जो कहे सही है। महाप्रभु लौट गए। महाप्रभु फिर लौट गए। 1515 रथ यात्रा के पहले महाप्रभु वापस लौट गए जगन्नाथ। तो सोचिए 1510 में संन्यास लिया, 5 साल बीत गए, अभी तक वृंदावन नहीं पहुंच पाए।
अब फिर महाप्रभु अपने भक्तों को कहते हैं कि भाई मुझे फिर वृंदावन जाने के लिए अनुमति दो, इस बार डायरेक्ट रूट जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। तब फिर स्वरूप कहे ये बलभद्र भट्टाचार्य तोमाते सुस्निग्ध बड़ा पंडित साधुआर्य, एक बलभद्र भट्टाचार्य को साथ में लेके चलो। तो दशहरा 1515 दशहरा के दिन महाप्रभु निकल पड़ते हैं झारखंड वन से होते हुए वृंदावन के लिए। साथ में कौन है? बलभद्र भट्टाचार्य। अब निकल पड़े झारखंड से होते होते महाप्रभु जब वृंदावन प्रवेश करते हैं तो उनका जो आनंद है कोटि कोटि गुना अधिक बढ़ जाता है, बिकॉज ही हैज बीन वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कार्तिक पूर्णिमा 1515 द लास्ट डे ऑफ कार्तिक महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश कर, अंतिम दिन। और फिर महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश करने के बाद अक्रूर घाट में रहते हैं, हर रोज जाते हैं इमली तला में जप करने। और यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य के पीछे लोग लगे हुए हैं कि भाई महाप्रभु को भेजो हमारे घर पर, महाप्रभु हमारे साथ प्रसाद पाएं। तो इतने लोग बलभद्र भट्टाचार्य के पीछे लगे थे कि बलभद्र भट्टाचार्य बेचारा परेशान हो गया कि यार ये तो मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो महाप्रभु तो वहां 2 महीने तक बड़ा आनंद ले रहे थे, लेकिन बलभद्र भट्टाचार्य बहुत परेशान हो गए। तो यहां पर बड़ी विडंबना है, स्वामी आनंद में है, सेवक परेशान है। अब यहां पर सबसे बड़ा जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को शिक्षा देते हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि वृंदावन के अंदर आने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा महाप्रभु की कितने वर्षों से थी, अब वो आ गए हैं। He has fulfilled that desire। और महाप्रभु पूरे एक्सटेसी में है, आनंद में है। और महाप्रभु चाहे तो अपने अगला पूरा जीवन वहां निकाल सकते हैं। उनका आनंद दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन उस वृंदावन के अंदर 2 महीने के बाद बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के सामने आकर व्यक्त करते हैं, सहिते न पारी आमी लोकेर गड़बड़ी, निमंत्रण लागी लोक कोरे हुड़ाहुड़ी। प्रभु ये लोग आकर आपको निमंत्रण देने के लिए बार बार जो आपस में स्पर्धा कर रहे हैं, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये बहुत चिंता का विषय बन रहा है। लोग सुबह सुबह आके बोलने लगते हैं, कहाँ है महाप्रभु, बताओ हमारे घर पर आना है, हमारे घर पर आना है, हमारे क्यों नहीं आप अला कर रहे हो, आप हमारे बीच, हमारे और महाप्रभु के बीच आप बाधा बन रहे हो। तो लोगों की गालियां सुन सुनकर बलभद्र भट्टाचार्य का दिमाग खराब हो गया। तो बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु को, प्रातः काल ऐसे लोक तुम्हारे न पाए लोक मोर माथा खाए। कि सुबह सुबह लोग आकर जब आपको नहीं पाते तो आकर मेरा माथा खाने लगते हैं। तो इसलिए प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से मैं व्यक्त करना चाहता हूं, उद्विग्न होइला प्राण सोहिते न पारी, प्रभुर जे आज्ञा होए से शिरे धोरी। कहते हैं मेरा मन आपकी सेवा में बड़ा संतप्त है, उद्विग्न हो गया। उद्विग्न होइला प्राण सोहिते न पारी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में उनका शिष्य कितना परेशान है, सहिते न पाए। प्रभु ने जे आज्ञा हो सही श्री धरी, लेकिन आपकी जो इच्छा आप करो। तो अब देखिए महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को देखकर ये नहीं बोले, अरे तुमको किसने बुलाया था मेरे साथ आने, मेरा थोड़ी आइडिया था कि तुम मेरे साथ आओ।
आप मेरे साथ जबरदस्ती चिपक गए, मेरी भी योजना चौपट कर रहे हो, भागो यहां से, तुमको जो करना है करो, हम तो अपना करेंगे, महाप्रभु कह सकते थे। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं? यद्यपि वृंदावन त्यागे नहीं प्रभुर मन, भक्त इच्छा पूरी ते कहे मधुर बचन। यद्यपि वृंदावन त्यागे नहीं प्रभुरवन, वृंदावन त्यागने की कोई इच्छा नहीं थी, भक्त इच्छा पूरी थी, केवल अपने भक्त बलभद्र भट्टाचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। तुमिया माया नी देखाइला वृंदावन, एरिन आमी नारिब करिते शोधन। महाप्रभु हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बलभद्र भट्टाचार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं, तुम्ही आज्ञाएं आनी, आपकी आज्ञा से आज मैं वृंदावन देख पाया, आपकी इच्छा से मैं वृंदावन देख पाया, मैं कितना कृतज्ञ हूं। बाय योर ग्रेस आई हैव एक्सपीरियंस्ड वृंदावन, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अर्थात वृंदावन को देखना हो तो दो तत्व महत्वपूर्ण है। पहला भक्त इच्छा, और दूसरे भक्त के प्रति कृतज्ञता। तो नम्रता और कृतज्ञता के बिना हम वृंदावन को अनुभव नहीं कर सकते। विदाउट ह्यूमिलिटी एंड विदाउट ग्रेटिट्यूड we cannot experience वृंदावन। तो महाप्रभु फिर वहां से निकल पड़े और महाप्रभु गए और मिले रूप गोस्वामी को प्रयाग में, सनातन गोस्वामी को वाराणसी में। अब यहां पर वृंदावन का अगला पड़ाव आरंभ होता है। महाप्रभु ने इन दोनों को वृंदावन के पुनर्निर्माण के लिए आदेश किया, है कि नहीं? कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति तत्वेर निर्धारण। भगवान अपने कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, लुप्त तीर्थ को उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने उनको आदेश किया। तो रूप और सनातन आए महाप्रभु के आदेश के अनुसार 1517 में वृंदावन में प्रवेश किए और तब से रूप और सनातन वृंदावन में बैठकर महाप्रभु के मिशन को भविष्य के पीढ़ियों के लिए स्थापित करने का कार्य आरंभ किए। महाप्रभु एस्टैब्लिश द मिशन, रूप एंड सनातन क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन। मंदिर बनाने का कार्य आरंभ किया। कैसे? अकबर, उनका सेनापति मानसिंह के गुरु जो काशी विश्वनाथ के पुजारी हैं, वो महाप्रभु ने तपन मिश्रा को बांग्लादेश से वाराणसी भेजकर वहां काशी विश्वनाथ के पुजारी के वहां पर लगा दिया और तपन मिश्रा के पुत्र बने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी, क्योंकि उनके शिष्य बने तोडारमल और मानसिंह। और तब जीव गोस्वामी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से उन सभी राजपूतों को आदेश करवाया। उस समय लाल पत्थर केवल शहंशाह का होता था, केवल सम्राट के लिए था, रिजर्व फॉर द मुगल एम्परर। कोई धनाढ्य व्यक्ति भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इट वॉज ऑल इन द रॉयल कोटा। लेकिन ये लोगों ने हस्ताक्षेप करके, क्योंकि राजपूतों को जीत लिया, राजपूत क्योंकि अकबर के राइट हैंड थे, कोलैबोरेटर्स थे, इसलिए उन लोगों ने जितना फतेहपुर सीकरी से पत्थर निकलता था सब वृंदावन भेज दिया। तो जो वृंदावन में लाल पत्थर की इमारत जो गोस्वामी ने बनाया, उस समय का चमत्कार था। वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि, तो मतलब आजकल हम लोग लाइफ मेंबर बनाते हैं, डोनर कल्टीवेट करते हैं,
तो जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के डोनर कल्टीवेटर कौन थे? वो डायरेक्ट डोनर थे उनके अकबर और मानसिंह। इंडिया के नंबर 1 और नंबर 2 को लोगों ने शिष्य बना के रख दिया था। इतना बड़ा उन लोगों ने उस समय स्ट्रेटजी किया। अब फिर ये चलता चला गया। अकबर के बाद उनका पुत्र जो जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां। अब शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शुको, वो उस समय जो राजपूत राजा थे जयसिंह, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता था। तो जयसिंह का क्रोध था ये दारा शुको के ऊपर। तो दारा शुको का छोटा भाई औरंगजेब, उसकी बड़ी इच्छा थी राजा बनने की। तो उसने देखा कि ये असंतुष्ट है राजपूत, तो जयसिंह के साथ औरंगजेब ने गठबंधन किया। जयसिंह ने जाके दारा शुको को मारा। तो जयसिंह राजपूत ने औरंगजेब को सत्ता पे बिठाया। क्या पता था कि वृंदावन के निर्माण करने में सहायक राजपूत वही एक गलत डिसीजन लेकर वृंदावन का विनाश करने वाले औरंगजेब को सत्ता पर बिठाएंगे। फिर शिवाजी महाराज को पकड़ के लाकर उनको दंड देने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज भाग गए। जब वहां से मुक्त हो गए और लापता हो गए तो औरंगजेब को बड़ा क्रोध आया। उनको लगा राजपूतों ने सहायता की, जयसिंह और उसके पुत्र राम सिंह दोनों को उन्होंने जो है बहिष्कार कर दिया और 1670 में वृंदावन के ऊपर आक्रमण किया। तब तक वृंदावन के विग्रहों को लेकर वहां से राधाकुंड से कामयवन और फिर जयपुर की ओर लेके आए। और ये दूसरा इतिहास आरंभ हुआ कि 1600 उस समय 90 से लेकर 1750 के बीच में जो सब कुछ वृंदावन से शिफ्ट हुआ जयपुर, और जयपुर में जब जयसिंह नंबर 2 वो सत्ताधारी हुए, उनके गुरु रहे चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण। और चीरघाट के पास एक सुंदर जयसिंह महाराज ने एक महल बनाया, उसका नाम है जयसिंह घेरा। जयसिंह घेरा में वो लगभग 1697 से 1707 तक रहे, 10 साल आते आते रहते थे। उस समय गोविंद देव उनके सपने में आए और बोले, अरे मुझे वृंदावन अपने गांव से तुमने भगा दिया और मेरे गांव में अच्छे महल में बैठे, मेरे लिए महल कहाँ है? तब उनको बड़ा झटका लगा। तो उन्होंने तुरंत जयपुर सिटी का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया और वो जयपुर सिटी का मास्टर प्लान जयसिंह घेरा के अंदर पास हुआ। और फिर 1713 में जब गोविंद देव भगवान कनक वृंदावन में थे, वहां से फिर उनको अंदर लाया गया और 1727 में जयपुर शहर निर्माण हुआ। वो पूरा शहर केवल राधा गोविंद भगवान के लिए समर्पित था। और तत्पश्चात जो गौड़िय वहां पर भी आ गए, जयपुर में, वृंदावन में भी छाए हुए थे और धीरे धीरे गौड़िय संप्रदाय का बोलबाला बढ़ता चला गया। लेकिन उसके पश्चात हम लोग जानते ही हैं कि समय के साथ जब आचार्य नहीं आते तो धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगता है। वृंदावन के सारे विग्रह जयपुर आ गए, वृंदावन के अंदर प्रतिभू मूर्तियां आ गईं। अब ठाकुर भक्ति विनोद विचार कर रहे थे कि अब गौड़ीय संप्रदाय के विषय में जानकारी देने के लिए क्या करें। तो ठाकुर भक्ति विनोद प्रयास करके उन संस्कृत और बंगाली लिटरेचर्स को अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे पहली बार। तत्पश्चात उनके शिष्य श्री सरस्वती ठाकुर उसमें उतर पड़े और फिर उन्होंने पूरे भारत भर में 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो परम शिष्यों में हुए श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीला प्रभुपाद को सरस्वती ठाकुर ने आदेश किया कि पूरे विश्व भर में महाप्रभु के मिशन को फैलाओ। तो प्रभुपाद भी कहां बैठकर भजन किए? श्री श्री राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज वृंदावन। अब श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे 1965 के बाद,
1969 में श्रील प्रभुपाद जी के दो शिष्य हयग्रीव प्रभु और कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद को संदेश किए कि 2000 एकड़ की भूमि हमको यहाँ मिली है, इसका क्या करें। प्रभुपाद ने कहा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे वृंदावन। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के वृंदावन की चर्चा की। पहला गोलोक, दूसरा, तीसरा दृश्यमान वृंदावन, चौथा वृंदावन जो भक्तगण अपने हृदय के अंदर अनुभव करते हैं, इसको कहते हैं हृदय स्थित वृंदावन। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा बाद में। 5वां प्रकार का वृंदावन है, उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन, या संस्कृत में नाम है बृहद भागवतामृत में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं कि मैं वृंदावन को बहुत मिस कर रहा हूं, द्वारका के हमारे आंगन में एक वृंदावन बनाओ। अब कृष्ण है तो कॉन्ट्रैक्टर ब्रह्मा ही होंगे, है कि नहीं। ब्रह्मा जी को लगा दिया, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आउटसोर्स कर दिया और बन गया वहां पर वृंदावन। बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी रचित ग्रंथ के 2 अध्याय में उस नव वृंदावन का वर्णन है। नव वृंदावन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो क्या बनता है? न्यू वृंदावन। तो कई लोगों को लगता है ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? अरे शास्त्र का है भैया। और सबसे पहले किसने बनाया वृंदावन का रेप्लिका? कृष्ण ने। कृष्ण ने तैयार किया द्वारका में। तो मैंने पहले बताया पूरे भारत में आज कितने मंदिर हैं हिंदू मंदिर? 20 लाख। लेकिन पिछले 5000 वर्षों में केवल 10 वृंदावन तैयार किए गए हैं। कितने? पहला द्वारका में, द्वारका में कृष्ण ने तैयार किया ब्रह्मा जी के माध्यम से। दूसरा वृंदावन तैयार किया किसने? रूप और सनातन ने रामकेली में। रामकेली कहाँ है? मालदा के पास, बंगाल में। तीसरा वृंदावन तैयार किया श्रीनिवास आचार्य ने महाराज बीरमवीर को बोलकर बन विष्णुपुर, मुर्शिदाबाद के पास। बैटल ऑफ प्लासी वो प्रसिद्ध है, वहीं पे। चौथा वृंदावन रसिकानंद ने तैयार किया बालासोर के पास, रेमुना के पास। 5वां वृंदावन तैयार किया महाराज जयसिंह ने जयपुर के ठीक बाहर, कनक वृंदावन। कनक कौन है? जयसिंह महाराज की बहन। जयसिंह महाराज की बहन का नाम क्या था? कनक। वो बड़ी आसक्त हो गई थी गोविंद देव भगवान से, तो कनक वृंदावन। 6वां कृष्ण प्रेमी ने तैयार किया अल्मोड़ा में, उसका नाम हुआ उत्तर वृंदावन। 7वां श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायापुर में श्री चैतन्य मठ में तैयार किया वृंदावन। आप में से कई लोग गए होंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन सब वहीं पर। 8वां वृंदावन श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के ये 2000 एकड़ के अंदर संकल्पना की और कहा हम लोग इसको बनाएंगे न्यू वृंदावन। प्रभुपाद जी के कई लेटर्स हैं उसमें। 7 टेम्पल्स, 12 फॉरेस्ट। प्रभुपाद 5 चीज चाहते थे न्यू वृंदावन में। पहला एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि। दूसरा गोरक्षा। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, किसके लिए? गायों को बुलाने। बलराम जी के हाथ में हल है कृषि के लिए। तो कृष्ण बलराम अर्थात कृषि और गोरक्षा। तीसरा एजुकेशन, शिक्षा। चौथा 12 वन, 7 मंदिर। 5वां गेस्ट हाउस। न्यू वृंदावन के लिए विजन प्रभुपाद का ये 5 का था। सिंपल था कि लोग भागवतम दशम स्कंद पढ़ के पूछे कि अरे कृष्ण तो 9 लाख गाय रखते थे और बलराम जी हजारों एकड़ कृषि करते थे, आपका इस्कॉन में तो कोई करताल मर्दन को छोड़ के कुछ करता हुआ दिखता ही नहीं। आप लोग कृष्ण के फॉलोअर हो तो 2-4 लोग भी कोई करते हैं क्या खेती वेती?
बोले नहीं नहीं, हमारे भगवान ही हमारे लिए कर लेते हैं। तो प्रभुपाद चाहते थे कि अगर कोई वृंदावन इन एक्शन देखना चाहे तो कुछ स्थान होने चाहिए जहां लोग उसकी प्रतिमूर्ति देख सके। एट इज द विजन, है कि नहीं? ये नहीं कि भाई कृष्ण ने जो करना था कर लिया 5000 साल पहले, बाकी तो अपन गाय का दूध ही पीते हैं। ये गाय वाय को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ही वॉन्टेड अ मॉडल। 1972 गोविंद मंदिर का उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया, कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर गोविंद टेम्पल। बड़ा धूमधाम कार्यक्रम हुआ। प्रभुपाद ने कहा अभी हम लोग राधा गोविंद मंदिर से स्टार्ट करेंगे, 7 टेम्पल्स का पहला। तो प्रोग्राम के बाद सारे शिष्य लोग प्रभुपाद को घेर कर बैठ गए और अपनी शंका व्यक्त की। बोले प्रभुपाद जी, आप चाहते हो कि हम वृंदावन का रेप्लिका बनाएं? रेप्लिका तो वो बना सकता है जो ओरिजिनल देखा हो। हम लोग तो वृंदावन ही नहीं गए, हम लोग तो अमेरिका छोड़ के कभी इंडिया नहीं गए, वृंदावन नहीं गए, तो कैसे बनाएंगे? प्रभुपाद ने कहा ठीक है, कोई चिंता मत करो, मैं आके बैठूंगा, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। सब लोग बोले जय 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 प्रभुपाद। तो बोले क्या करें हम फिर? प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, मैं आके उस घर में रहूंगा, रहकर आप लोगों को डायरेक्शन दूंगा। तो ये सुनते ही साथ सब लोग उत्साह में आ गए। बोले प्रभुपाद आके रहेंगे हमारे साथ, प्रभुपाद गाइड करेंगे, फिर तो वृंदावन बनना ही है। तो प्रभुपाद के लिए सुंदर घर बनाना स्टार्ट किया। पहले प्लान छोटा सा घर बनाने का था, फिर किसी ने कहा प्रभुपाद के लिए बन रहा है भैया, ऐसा छोटा मोटा थोड़ी चलेगा, और बड़ा बनाएंगे, और थोड़ा उसके अंदर हम लोग और अच्छे अच्छे वहां पे डेकोरेशन डालेंगे। बड़ा सुंदर ग्लास का एचिंग किया, फिर ग्लास ब्लोइंग किया, और सुंदर गोल्ड प्लेटिंग किया, इटालियन मार्बल, क्या क्या नहीं किया। वो भव्य बनता चला गया। सिंपल स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स, सुपर कॉम्प्लेक्स, और इतना भव्य बना। बट नॉट $1 spent in labor charges. 100% all the work done by the devotees. सब डिवोटी मिस्त्री बने, प्लम्बर बने, ये बने वो बने, सब खुद किया है। लेकिन प्रॉब्लम था कि इतना इलेबरेट बना कि वो खुला 1979 में, और प्रभुपाद जी चले गए 1977। वो घर किसके लिए बना था? प्रभुपाद के लिए, जिससे कि प्रभुपाद आकर क्या करेंगे? गाइड करेंगे कि वृंदावन कैसे बने। ओरिजिनल तो यही था। जैसे ही 79 में ये बिल्डिंग खुला, अमेरिकन प्रेस को ये बिल्डिंग इतना पसंद आया, उन लोगों ने, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मेन स्ट्रीम प्रेस में उसको इतना एडवर्टाइज किया, प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड, द ताज महल ऑफ द वेस्ट। इतना जबरदस्त एडवर्टाइज हुआ कि तब तक केवल 50-100 लोग हर रोज आते थे न्यू वृंदावन। वो एडवर्टाइजमेंट इतना भरपूर हुआ कि उसके बाद हर रोज 2-3 हजार 5,000 लोग आने लगे। बसेस भर भर के बस टूर स्टार्ट हो गए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। 1966 में इस्कॉन स्टार्ट हुआ था। 1966 से 1980 के बीच में 14 साल में इस्कॉन के इतिहास में इतना जबरदस्त बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाया था। केवल अपना जू का एक संगमरमर का बिल्डिंग जो कि प्रभुपाद ने डायरेक्ट किया था, लेकिन भारत के बाहर तो कोई था ही नहीं। इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्कॉन, पैलेस ऑफ गोल्ड। 1981 में एक संत महात्मा उसको देखने आए दूसरी संस्था के अपने शिष्य के साथ। पैलेस ऑफ गोल्ड को देख के बोलते हैं, अरे इस्कॉन ने क्या बिल्डिंग बनाया कि इसको देखने के लिए देखो 5-5 हजार लोग आ रहे हैं, हमारी संस्था भी यही करेगी। कौन थे? प्रमुख स्वामी।
प्रमुख स्वामी उसको देख के प्रभावित होके स्वामी नारायण में उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, 1000 मंदिर बना दिए उसके बाद। प्रेरणा पैलेस ऑफ गुड। अब बिल्डिंग तैयार, प्रभुपाद का घर तैयार, बाकी लोग लीडर को बोलने लगे, सर घर तो तैयार हो गया लेकिन घर किस लिए बनाए थे? जिससे कि प्रभुपाद रहकर वृंदावन का गाइडेंस कर सके, कम से कम वृंदावन तो बना लेते हैं। अब यही इतिहास का मोड़ है। वो जो लीडर थे उस सफलता को देखकर वो सबको बोलते हैं कि देखो भाई, ये पैलेस ऑफ गोल्ड का आइडिया किसका था? मेरा था। इतनी सफलता आप जो देख रहे हो, पहले 200-200 लोग आते थे, अभी देखो कितने लोग आते हैं, 5-5, 10-10 हजार लोग आ रहे हैं। किसका आइडिया है? मेरा आइडिया। इसीलिए अब वो वृंदावन वाला आइडिया थोड़ा साइड में रखो। अब हम नया कॉन्सेप्ट यहां बनाएंगे, सिटी ऑफ गॉड बनाएंगे। तो प्रभुपाद का जो सपना था 7 मंदिर और 12 वन का, वो साइड में रह गया। घर बना था उसके लिए, लेकिन घर बनने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ? ओरिजिनल आइडिया साइड में रह गया। और फिर उस न्यू वृंदावन में अब एक बार लीडर को लगने लगा कि मेरा आइडिया प्रभुपाद से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर कुछ ही समय में उन्होंने बाकी भी इस्कॉन के लीडर्स के साथ झगड़ा मोल लिया और फिर वो न्यू वृंदावन को इस्कॉन से बाहर निकाल दिया। 6-7 साल तक बाहर था। उसके बाद फिर इस्कॉन के अंदर आ गया न्यू वृंदावन। 1997 में राधानाथ महाराज को जीबीसी बनाया गया न्यू वृंदावन। जब राधानाथ स्वामी जीबीसी बने न्यू वृंदावन के, सबसे पहला कार्य उन्होंने क्या किया? पूना के एक भक्त हैं जय गोपाल दास। जय गोपाल दास को महाराज पकड़े और बोले, भैया तेरा भी मास्टर्स आर्किटेक्चर का हो रहा है, वो मास्टर्स का थीसिस प्रोजेक्ट आप लोगे 7 टेम्पल्स ऑफ वृंदावन। ओके, मैं उस समय जस्ट आश्रम में ज्वाइन किया था 93 में, तब मेरे सामने ये सब हो रहा था, क्योंकि उनको महाराज के रूम में मैं लेके गया था। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि उस इतिहास से मैं भी जुड़ गया। तो मैंने कहा ये कौन सा अजीब सा मास्टर्स थीसिस? बोले क्या करें, महाराज बोल रहे तो हम कर रहे। तो महाराज उनको डिटेल में सब समझा रहे थे। ये मुझे याद है, मैं साइड में ही बैठा था वहां उस समय। तो वो पूना यूनिवर्सिटी ने लेटर लिखा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि हमारे स्टूडेंट को वृंदावन के मंदिरों का मेजरमेंट लेने का परमिशन दो, क्योंकि दीज आर ऑल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, कोई नहीं छू सकता। सीधा माप लेके जो नहीं खड़े हो सकते, चलो भाई तू उधर खड़े हो जा, मैं इधर खड़े होता हूँ, स्टार्ट करते हैं, भगा देंगे पकड़ के, पुलिस अरेस्ट कर लेगा। तो क्योंकि पूना यूनिवर्सिटी ने रिक्वेस्ट डाला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने परमिशन दिया। उस परमिशन के कारण, बिकॉज ऑफ द मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट, वो छोटे से समय में मदन मोहन का मेजरमेंट 1997 में लिया गया और लेकर एक पुराने स्टाइल में, जो उस समय तो कैड वैड था नहीं, तो पुराने स्टाइल में जो फोल्ड वोल्ड करके एक ड्राइंग जय गोपाल दास के पास पूना में, एक ड्राइंग राधानाथ महाराज के पास। राधानाथ महाराज ड्राइंग लेके गए अमेरिका में, वहां की टीम को दे दिया और महाराज 3 साल तक कई करोड़ों रुपए उन्होंने फंड रेज किया इसके लिए, मदन मोहन बनाने के। लेकिन कई कारणों से उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, कुछ बहाना बना दिया, ये हुआ वो हुआ, नहीं हुआ। 2002 में फिर महाराज ने एक फिर ट्राई मारा 3 साल के लिए, फिर यहां वहां करके नहीं हुआ। तो 2 बार महाराज ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया ये सब उस समय। तब जाकर महाराज ने 2006 में मुझे बोला, उस समय मुझे याद है कि हम लोग जब 2003 में ये प्रॉपर्टी लिए थे,
और तब हम लोग वहां पर चौपाटी में कुछ डायरामास बनाने के लिए कृष्णनगर से एक कारीगर को लाए थे, मिलन बाग। तो महाराज ने कहा मिलन बाग को बोलो कि यहाँ पर हम लोग को कृष्ण की लीला के लिए डायरामास चाहिए। मैंने कहा चौपाटी में तो पहले ही इतने डायरामा बना के रखे, और क्यों बनवा रहे हैं? तो महाराज ने कहा जो गोवर्धन फार्म है, गोवर्धन फार्म में हमारा जब वृंदावन फॉरेस्ट बनेगा, वो वृंदावन फॉरेस्ट में ये सारे डायरामास जो है वो लीला के रूप में वहां प्रकट होंगे। तो मैंने कहा अरे जब वो बनेगा तब देखेंगे, अभी तो पूरा ही फॉरेस्ट ही है, वो पूरे फॉरेस्ट है, उसको वृंदावन दे तो हो गया वृंदावन फॉरेस्ट, बाकी फॉरेस्ट ही है। महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये जो कलाकार है मिलन बाग, इसके हाथ में जो कला है, इसके भविष्य की पीढ़ियों को वैसी कला नहीं होगी। तो जब तक ऑलरेडी ये 60s में है, ये कभी भी चला जा सकता है, तो इसके हाथ का मुझे चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि मिलन तुमको यहाँ जाना है। उसने कहा अरे हम तो कृष्णनगर गांव छोड़ के आया बंबई में रहने के लिए, हम बंबई में कारीगर को लेके आया, तब वो आता है, आप हमको फिर गांव भेज रहे? गांव में रहना था तो मैं वहीं से नहीं आता था। बहुत आरती उतार उतार कर उसको हमने यहाँ रखा। तो यहाँ पे गधा का एक डायरामा है, देखा है? सालवन में कृष्ण गधा, बलराम जी गधे को लेके घुमा रहे हैं। उसके पीछे एक शेड बनाकर मिलन बाग 2006 में 7-8 महीने रहकर जितने वृंदावन फॉरेस्ट में आप डायरामास देख रहे हो वो मेड इन 2006 है। अब बनाने के बाद मैंने महाराज पूछा अभी क्या करें? बोले गोदाम में रखो। तो क्यों? भविष्य में। मतलब लीडर वर्तमान के विपरीत परिस्थितियों को देखकर भी सपना नहीं देखना छोड़ता। He does not stop dreaming. Vision means remain focused on the future. वर्तमान में चाहे कुछ हो ना। तो उसके बाद फिर 2009 में हम लोग यहाँ पर जब तक स्टार्ट किए, तो उस समय तक आपको बता दूं कि इस्कॉन की दुनिया में भी परिवर्तन हो रहा था। तो ये हो गया एक ट्रैक जो आ रहा था, न्यू वृंदावन की अपूर्ण इच्छा को पूरी करना, वो एक ट्रैक हो गया, वो तो वृंदावन वाला पार्ट। 1977 में जब प्रभुपाद दिवंगत हुए, इस्कॉन का जो सिचुएशन क्या था मैंने कल बताया। प्रभुपाद के 5000 शिष्य, भारतीय 20, 108 मंदिर, भारत में 4। 80s में इस्कॉन के कई पाश्चात्य देश के लीडर्स इस्कॉन को छोड़ के चले गए, कई प्रॉब्लम्स हो गए। उनके प्रॉब्लम्स को देखकर इस्कॉन के हजारों वेस्टर्न डिवोटीज छोड़ के निकल गए, और इस्कॉन वेस्ट में कभी रिकवर किया ही नहीं। लेकिन भारत में गोपाल कृष्ण महाराज, जयप्रताप महाराज, राधानाथ महाराज, भक्तिचारू महाराज वगैरह वगैरह, वो लोग बिल्कुल स्टडी भक्ति करते 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 इंडिया में कभी लीडरशिप क्राइसिस आने नहीं दिया। समझ रहे ना? तो बाकी के कॉर्पोरेट में स्ट्रेटजी ये वो बहुत मायने रखता है, लेकिन स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? 16 माला 4 नियम पालन करते रहो जीवन भर, अपने आप प्रचार बढ़ेगा, बाकी कुछ करो ना करो। तो इस्कॉन इंडिया में इतना बढ़ गया कि आज पूरे वर्ल्ड में 85% लोग इंडियंस ही, वेस्टर्न लोग ऑलमोस्ट नील के हो गए। तो राधानाथ महाराज ने 2004 में एक 3 विचार किए कि भाई कैसे वेस्टर्न लोगों की संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि नहीं तो फिर सब कुछ लुप्त हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने पहला सोचा एक बुक लिखूंगा, द जर्नी होम। दूसरा, न्यूयॉर्क में एक सेंटर खोलेंगे, द भक्ति सेंटर। और तीसरा, जब उस बुक को पढ़कर लोग भारत आना चाहें उनके लिए हम यहाँ क्या बनाएंगे? गोवर्धन इको। ये 3 कनेक्टेड थे, टू ब्रिंग वेस्टर्न पीपल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं कि नहीं? तो इसलिए ये
उस समय 2009 में जब हम लोग स्टार्ट किए तो राधानाथ महाराज 2008 से बोलना स्टार्ट किए। हम लोग भक्ति वैभवपुरी महाराज के तिरोभाव के बाद भुवनेश्वर से मुंबई के फ्लाइट में थे। तब महाराज बोले ओके नाउ वी शुड डू समथिंग एट गोवर्धन फार्म। 2009 मार्च की बात। अब उस समय तो हम लोग का सिंपल था, फार्म मतलब 2-4 हमारे ब्रह्मचर्या रहते हैं, हमारे 20-25 गाय रहती हैं, जंगल है, आपस में सब खुश हैं, आप भी खुश हम भी खुश, किसी का कोई चक्कर नहीं। एक ही छोटा सा किचन का एक बिल्डिंग था जहाँ पे हमारे 2-4 ब्रह्मचारी रहते थे। आसपास जंगली सुअर घूमते रहते थे रात को, लेकिन एक ब्रह्मचारी इतना जोर से खराटे मारता था, उसकी खराटे की आवाज सुन के सुअर भाग जाए। तो सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट था। हम लोग चौपाटी में खुश थे, अपने प्रचार में, यात्रा में, संडे फीस्ट दे रहे महाराज, प्रसादम मिल रहा है, कोई कमी नहीं थी। तो अचानक महाराज जो ऐसा हलचल करने लगे तो वो हलचल से सब लोग हिल गए थोड़ा, क्योंकि हमने कहा यार प्रचार बढ़िया हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं और क्या वो जंगल में क्यों जाना है आपको। तो महाराज ने कहा नहीं हमको वहां पे करना है ये प्रोजेक्ट। तो कांग्रेगेशन तैयार नहीं था, ब्रह्मचारी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, फाइनेंस कमेटी भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो मैंने ही एक दिन महाराज को कह दिया अगर फाइनेंस कमेटी, कांग्रेगेशन, ब्रह्मचारी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और आप भी इस विचार को थोड़े दिन के लिए भूल जाओ तो हम लोग सबके लिए शांति हो जाएगी। आप बार बार इसको रटते रहते हो तो हमारा भी टेंशन बढ़ता है, क्योंकि महाराज का एक अलग अनोखा स्टाइल है। ये नहीं बोलते तुम करो, ये नहीं बोलते तुम करो, लेकिन आपके पास आकर बोलते रहेंगे कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो अपन आसपास देखते कोई नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। और वो तो आपका कितना पुराना सपना था। हाँ बहुत पुराना सपना। तो बार बार आके बोलो तो बड़ा ही निर्लज होगा आदमी जो समझेगा नहीं क्या बोलना चाहेगा। तो आते थे तो मैं भाग जाता था, फिर पीछे पीछे आ जाते थे, फिर बोलते थे भाई कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो होना चाहिए, कोई तो आएगा महाराज, कोई तो आएगा। तो फिर बाकी कोई आने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारे जो नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन हो रहे थे 2009-10 में, बेचारे वो लोग ये सोच के ज्वाइन हो रहे थे कि हम लोग अभी प्रचार करेंगे शहर में, कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। तो महाराज ने कहा काम स्टार्ट करना है तो लोग चाहिए। तो हमने कहा चलो कहाँ से, यही लोग हैं और क्या, बाकी पुराने वाले जिनके पास चॉइस है वो तो कोई आना नहीं चाहते। तो महाराज ने कहा ठीक है सबको बुलाओ, और महाराज ने कहा मैं उनको लेक्चर दूंगा। तो 2 बैचेस ब्रह्मचारी दोनों आ गए और वो लोग बड़े खुश थे महाराज के साथ दर्शन में, उनको पता नहीं था क्या होने वाला है। महाराज ने स्टार्ट किया, प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ बनाया। फार्म कम्युनिटी के ऊपर आधा घंटा ये लोग को हिंदी क्या हो रहा है, हम लोग का तो कोई कनेक्शन ही नहीं। फिर लास्ट में महाराज को पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, बोले नहीं मैं चाहता हूँ आप वहां जाओ। उस समय वो लोग बिल्कुल झटका खा गए और फिर जस्ट वो लोग ज्वाइन ही हुए थे सीधा चौपाटी से यहाँ पर। और कौन से डेट पे आए, May 1, 2010, अभी भी बोलते लेबर डे। और उस समय कोई रिसर्च करने के लिए, कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं था। तो एक ब्रह्मचारी बेचारा अपना कुछ कमा के रखा था, उसमें से 2 लाख उसने डोनेशन दिया, बोला चलो भाई थोड़ा रिसर्च करके आओ। तब फिर महाराज ने ये इको वाला पार्ट जो है जोड़ा। क्यों कि बोले भाई इंडियन लोग, हिंदू लोग डीटीज के प्रति इमोशनल होते हैं, है कि नहीं, डीटीज को देखो तो भाई मजा आ रहा है। वेस्टर्न लोग नेचर को देखकर इमोशनल होते हैं।
So if you want to attract Western people, then you have to make everything in environmentally friendly manner, eco-friendly. अब मैंने ये शब्द कभी सुना ही नहीं था। फिर महाराज का एक फेवरेट वर्ड था रिट्रीट सेंटर। वी विल मेक रिट्रीट सेंटर। अभी इंडिया में तो अपन ने कभी सुना ही नहीं था, ट्रीट सुना था। रिट्रीट सेंटर, बोले नहीं रिट्रीट सेंटर बनाना है। तो जो भी था जोड़ जाड़ कर हम लोग भी आर्किटेक्ट को लेके आए और काम शुरू हुआ। तो पहला साल हमने सबसे पहले गेस्ट हाउस बनाए, जो वृंदावन के 13 कमरे, ये सत्संग भवन, योगशाला, जहां आप लोग वहां पे योगा करने के लिए बनाया था। वो जहां आपका प्रसाद हो रहा है ना, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, वहां पर योगा करने के लिए बनाया था। अब सबसे पहले तो मेरे को झटका लग रहा था, योगा क्यों भाई? तो मैंने पूरा फोलियो सर्च मारा, प्रभुपाद क्या बोलते हैं योगा को लेकर। केवल गाली ही दिया है, एक भी कोट नहीं मिला जहां प्रभुपाद योगा को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बड़ा द्वंद्व में था, क्या कर क्या रहा हूं मैं? मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा कि अपन ये योगा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, लेकिन अपना तो दूर दूर से कोई कनेक्शन ही नहीं। अष्टांग को तो गाली देते हैं अपन, यहाँ पर तो अपन योगशाला बना रहे हैं। महाराज ने कहा बेटा ज्यादा दिमाग मत लगा, तू केवल बना, बाकी भरने का काम अपना है। कौन आएगा कैसे आएगा वो अभी तुमको समझाना मुश्किल है, क्योंकि वेस्टर्न जगत में योगा सबसे ज्यादा चल रहा है और इंडिया स्पिरिचुअलिटी मतलब योगा। तो योगा जब तक नहीं होगा वेस्ट के लोग आएंगे नहीं, और जब आएंगे इको फ्रेंडली होगा तो एक एक्स्ट्रा एक उसमें बेनिफिट रहेगा कि उनको लगेगा कि भाई ऑथेंटिक है, ये लोग प्रकृति को भी सम्मान करते हैं। तो ये सब उसकी दृष्टि से था। इसलिए अपने चौपाटी के कांग्रेगेशन और इंडियन कांग्रेगेशन को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस्कॉन वालों को ना योगा में इंटरेस्ट है ना इको, है कि नहीं? उनको अच्छा प्रसाद मिल गया, हो गया। प्रसाद अच्छा होना चाहिए, बाकी एक बार प्रसाद अच्छा हो गया तो सब उनको सस्टेनेबल लगता है। प्रसाद ठीक नहीं हुआ तो चाहे कितना भी प्रेजेंटेशन दे दो, सब जगह प्रॉब्लम दिखेगा। तो ये सब हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन ये मैं बहुत साल के मंथन के बाद सब समझा हूं, जो स्टोरी बता रहा हूं आपको 1 घंटे के अंदर। तो उस समय तो केवल मंथन ही चल रहा था, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, ये कर क्या रहे, कर क्या रहे, कर क्या रहे। और चौपाटी वाले कांग्रेगेशन काउंसिलर पूछते कर क्या रहे हो, मेरे मन में वही प्रश्न उठता था। यहाँ जो ब्रह्मचारी थे वो भी पूछते थे क्या कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं सकते। और महाराज बोले थे देखो तुम लोग समझोगे नहीं क्या हो रहा है, करो लेकिन, क्योंकि जो लोग आएंगे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो वास्तव में जब अमेरिकन लोग आके रहने लगे तो ये ब्रिक को देखकर आपके अंदर कोई इमोशन आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं आ रहा, क्योंकि आप इंडियन हो। अमेरिकन इसको देख के वो भाव विभोर हो जाता है, दिस इज मड, व्हाट अ स्मेल, ऐसा सुनते हैं उसको जाके। फिर उनको देख के मैं भी इसको देखने लगा, हमने क्या बना, अपन तो गाली दे दे के बनाए, लेकिन बनाने के बाद इनके अंदर इतना एक्सटेसी क्यों? फिर मैं समझा कि इस लाइफ टाइम में मैं कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं इंडियन हूं, उस भावना को नहीं समझ सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के 16 स्टूडेंट आए रवि गुप्ता के साथ, राधिका रमन दास, डॉक्टर रवि गुप्ता, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में 2 साल 3 साल पहले। सब नॉन डिवोटी, रेगुलर मांस वास खाने वाले, सब के सब मीट ईटर्स। 10 दिन उनको रहना था। चौथे दिन 16 में से 9 लोग मंगल आरती में आ गए। मैं झटका खा गया। मैं रवि गुप्ता को यार तुम ब्रेन वॉश किया क्या इनको?
बोला मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने एक स्टूडेंट को साइड में लिया, बोला हु टोल्ड यू टू कम, समबडी फोर्स्ड यू टू कम? बोला नो, तो व्हाई ऑल ऑफ यू केम? तो बोले अरे हम 4 दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं कि जितना कुछ देख रहे हैं सब इको फ्रेंडली बनाया आपने, योर वाटर ट्रीटमेंट, सुएज ट्रीटमेंट, प्लास्टिक पायरोलिसिस, मड ब्लॉक, ये वो, इतना सस्टेनेबिलिटी, प्रकृति के प्रति इतना सम्मान आपने किया है। हमने सोचा ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो इन लोगों को प्रकृति के प्रति इतना सम्मान सिखाती है, उस फिलॉसफी को हम प्रणाम करने आज सुबह आ गए। है कि नहीं? तो ये फैक्ट है कि वहां के जो पाश्चात्य देश के लोगों की साइकोलॉजी को समझकर महाराज ने ये सब करवाया, और फिर धीरे धीरे अब लोग फिर फिलॉसफी के प्रति ध्यान देंगे, आकर्षित होंगे, है कि नहीं? फिर महाराज ने कहा कि भाई यहाँ पशु भी पाल के रखो, बकरे, बकरी, गधे। ये क्यों? ये भी अमेरिकन लोगों को बहुत पसंद है, वेस्ट के लोगों का, क्योंकि गाय एग्जैक्टली उनके क्लिक नहीं होता। हम लोग के लिए तो नॉर्मल गाय है, लेकिन उनके लिए बहुत सारे ये दूसरे पशु के प्रति भी उनका बड़ा भाव है। तो 2-3 बार बोला गधा लेके आओ, मैंने हाँ बोला, लेकिन किया नहीं। तो फिर फोन पे एक बार कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन बाद में, महाराज बोले गधा का क्या हुआ? मैं खुद ही बैठा हूँ और क्या लेके आया? नहीं, मुझे पता है तुम लोगों के इंडियन सोसाइटी में गधे को अपमानित करते हैं, सामाजिक दृष्टि से उसको हीन माना जाता है। आप लोग गधे के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी इंडिया में बहुत घूम चुका हूं। लेकिन प्लीज ब्लाइंड फेथ के आधार पर 2 गधा लेके आओ, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाओगे नहीं कर पाओगे। दिमाग को स्विच ऑफ करो, गधा लाओ। मैंने अपने वेणुधारी प्रभु को बोल दिया, वो तो बहुत तत्पर थे, रेडी थे, रिसर्च करके रखे थे गधा कहाँ मिलता है। हर सेवा के लिए वॉलंटियर मिल जाते हैं। वो 2 गधे लेके आए। महाराज जब इंडिया आए, सबसे पहले जैसे ही घुसे, मैं उनको दूसरा कंस्ट्रक्शन दिखाने लगा, बोले नहीं गधा देखने जाए। सीधा गधे के पास आए, और जैसे ही उनके 5 गए, गधा भाग गया। महाराज मुझे देख के बोले क्यों भागा बताओ? मैंने कहा मैं गधा थोड़ी हूँ, उनकी भाषा कैसी? महाराज ने कहा इसलिए भागे क्योंकि पिछले जहाँ वो थे जिसके पास भी ये गधे थे, उनको मिसट्रीट किया गया है, मारा पीटा गया है, इसलिए आदमी को देखकर ये घबरा जाते हैं। अब हमारे जब योगा वाले लोग आएंगे, तब तक इनको मनुष्य अनुकूल बनाना है। मैं कहता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? रोज इनकी मालिश गाय की मालिश तो ठीक है। मैंने कहा महाराज गधे की मालिश कौन करेगा? महाराज ने कहा तुम करोगे। तो हमने आसपास गांव से व्यक्ति को रख दिया जो उनकी देख रेख में है। लेकिन मुझे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्या हो क्या रहा है? मैं अपने आप को देख रहा था, आईआईटी का हूँ, पहले मॉन्क बन चुका हूँ, लेकिन मेरे भी वैरागी की अपनी सीमा है। ये मतलब कोई बाहर का सुनेगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा? अगर बोले बिल्डिंग बनाया, ये बनाया, दिखाने लायक है, वो एरिया में जाके ये मैं गधा लेके आया। इतने मानना नहीं होगी, मेरे पूर्वज क्या सोचेंगे? तो ये महाराज ने उस समय वो योगा जो सबसे न्यूयॉर्क के सबसे बड़े जो योगा टीचर हैं उनको लाया प्रथम बार, और वो लोग को डिसीजन लेना था कि हम इंडिया, वो अभी तक कोस्टा रिका जाते थे रेगुलर,
रिट्रीट साल में एक बार, लेकिन उनको 1 महीना भारत में किसी वेन्यू पे करना था। दे वर लुकिंग एट इंडिया एज एन ऑप्शन, लेकिन इंडिया में वो लोग ढूंढ रहे थे सही जगह कहाँ है, और राधानाथ महाराज की बड़ी इच्छा थी वो यहाँ पे। तो वो लोग डिसीजन लेने के लिए एडवांस में आए थे, देखने के लिए। सब जगह देखा, सब अच्छा लगा, ठीक है। जैसे गधे के पास आए, गधे को देख के पूछते हैं इससे क्या काम करवाते हो? हमने कहा कोई काम नहीं करवाते। अच्छा क्या करते हो? खिलाते पिलाते, प्रेम से घूमने देते। वो इतना खुश हो गए, बोले हम लोगों के नियम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम इज एनिमल केयर। हम लोग के मेन वैल्यूज में ये है, और पूरे इंडिया में हमको लगता नहीं कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी होगा जहां एनिमल केयर इतनी चरम सीमा पे हो कि गधे को ऐसे व्यवहार करें। आपके इस गधे के प्रति प्रेम को देखकर हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपना हर साल योगा रिट्रीट जीवी में ही करें। मैं गधे को देख के प्रणाम किया। क्या तुम्हारे अंदर इतना बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, पता नहीं था। लेकिन तब से लेकर अभी तक वो ग्रुप यहीं पर आ रहा है, और वो वास्तव में एनिमल केयर को लेकर इतना वो लोग तीव्र है कि हमारे गौशाला को लेकर भी 1000 क्वेश्चन पूछ के ही जाते हैं। आपने यहाँ ऐसा क्यों रखा है, हमको यहाँ क्यों रखा है, बांध के क्यों रखा, अंदर क्यों रखा है, बाउंड्री क्यों है, ये क्या है, छोड़ दे मतलब क्या, जंगल में घूमने? तो मतलब ये सब जो भाव है ये हमारे संस्कृति में समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन जैसे आज सुबह मैं बता रहा था कि इस्कॉन बनाया ही गया है हृदय परिवर्तन के लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हार्ट्स। सो देयरफॉर डिफरेंट पीपल विल गेट कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज। तो इसलिए यहाँ योगा, आयुर्वेद और जो पर्यावरण से संबंधित एनवायरमेंटलिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रूरल डेवलपमेंट, जहां जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि हो वो जुड़ सकता है। इस दृष्टि से ये बनाया गया है। तो इसलिए जो वृंदावन, न्यू वृंदावन से उसके बाद जितने भी भक्त लोग आए, जो आप वृंदावन के मंदिर देख रहे हो, तो मैं फिर 2013 में जय गोपाल दास को फोन किया, तो मुझे याद था कि वो ड्राइंग एक उसके पास होना चाहिए। तो उसको फोन किया तो वो चकरा गया, बोले कौन सी ड्राइंग? अरे वो 2097 में जो निकाला था वो है क्या? बोले होगा यार, कहीं तो पड़ा होगा, मेरा देखना पड़ेगा। तो धूल खा रहा था, वो ड्राइंग उठा के उसने अपने एटिक से निकाल के फिर मुझे भेजा। वो फिर हमने अपने स्टोन कॉन्ट्रैक्टर को दिया। तो यमुना के तट पर जो छोटा वाला मदन मोहन आप देख रहे हो, छोटा वाला मदन मोहन है, वो वाला उसका स्केल डाउन वर्जन है। उसके डायमेंशन के आधार पर उसको एडजस्ट किया। 2015 में जीबीसी मीटिंग हुई, उसमें सारे भक्त लोग आए, उसके बेसिस पे एक वीडियो बनाया वृंदावन फॉरेस्ट का। महाराज के रूम, महाराज ने देखा नहीं था वो वीडियो, कार्तिक यात्रा 2015 में हमने दिखाया। फिर महाराज जब जा रहे थे तो उनको दिखाया। जैसे महाराज ने वो वीडियो देखा, उसको देखकर बोले आई हैव एन आइडिया। तो उनको पता है, वो जैसे ही वो बोलते मैं घबरा जाता। बोले आर यू फीलिंग नर्वस? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो महाराज ने कहा नाउ वी शुड मेक मदन मोहन टेम्पल। मैंने कहा वो तो बन गया। महाराज ने कहा नो, बिग साइज, ओरिजिनल 1:1। फिर महाराज ने कहा व्हाट डू यू थिंक? मेरा मन बोल रहा था वेरी बैड आइडिया। मैंने कह दिया एक्सलेंट आइडिया। तो महाराज ने कहा चलो इसके ऊपर अपन काम स्टार्ट कर दिया। तो लॉजिक में तो मेरा बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक मंदिर बैठा है अपना वृंदावन बिहारी, राधा कृष्ण का एक मंदिर है, उसके बगल में एक और राधा कृष्ण का मंदिर क्यों? तो उन्होंने कहा ये वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में
प्रकट करने के लिए ये मदन मोहन मंदिर बहुत आवश्यक है। क्योंकि सनातन गोस्वामी जो कि वृंदावन के प्रतिपादक हैं, उन्होंने मदन मोहन की स्थापना की थी। तब फिर ये मदन मोहन का मंदिर बनाया गया। 1997 में जय गोपाल दास का जो ड्राइंग था वो 2017 में काम आया। 20 साल बाद वो ड्राइंग्स काम आए। और वृंदावन फॉरेस्ट के जो डायरामास गोडाउन में 10 साल से धूल खा रहे थे, वो 2016 में बाहर प्रकट हो गए। बहुत तपस्या की वो डायरामास ने, घुट घुट कर, उसके बाद सेवा मिली है उनको। अभी आप जो देख रहे हैं बाहर, तो उसके बाद मदन मोहन का जब इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर महाराज ने कहा अब यहाँ पर ये तीर्थ स्थल बन जाएगा। और हम लोग को लग रहा था कैसे होगा, लेकिन जैसे ही मदन मोहन आए हैं तब से लेकर अभी तक यहाँ पर लोगों का इस गोवर्धन इको विलेज को तीर्थ क्षेत्र के रूप में स्वीकृति इतनी बढ़ गई है। अब उस दिन 2 दिन पहले गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ पर लगभग 4,500 लोग आकर दर्शनार्थी गए। फिर मदन मोहन की स्थापना के बाद महाराज ने मुझसे पूछा कि भाई आपको पता है क्या मदन मोहन की स्थापना क्यों करवाई? हमने कहा बनाने के पहले बोलते तो ज्यादा अच्छा था। वो बोले कि इसलिए बनवाया क्योंकि 1971 में वृंदावन में रहने के बाद जब मैं वापस न्यू वृंदावन गया, वहां एक लकीर बनाकर वहां के इंचार्ज ने कह दिया कि आप इसको क्रॉस करके कभी नहीं जा सकते, यही सेवा करोगे। क्षेत्र संन्यास करवा दिया। तो मुझे इस बात का भय था कि समय के साथ मैं वृंदावन की छवि को भूल जाऊंगा। अगर मैं वृंदावन जाऊंगा ही नहीं, उस समय तो कोई इंटरनेट और ये सब था नहीं। सो आई वॉज अफ्रेड ऑफ फॉरगेटिंग द मेमोरीज ऑफ वृंदावन। तो क्या करते थे महाराज जी, हर दिन दोपहर के भोजन के पहले आधा घंटा आंखें बंद करके पूरे वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते थे। 10 साल तक हर रोज एक भी दिन मिस नहीं किया। तो मैंने ये कहा ना, चौथा वृंदावन हृदय स्थित वृंदावन। हृदय के अंदर जो वृंदावन है और उसमें उस मनन में वो चीर घाट में सोते हुए सबसे पहले उठते थे, यमुना का स्नान करते थे। यमुना का स्नान करने के पश्चात सबसे पहले उनकी दृष्टि पड़ती थी मदन मोहन के ऊपर। और फिर वो मदन मोहन के मंगला, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे आरतियों में जाते हुए मनन करते थे। फिर वृंदावन के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए वो स्मरण करते थे। फिर ब्रज के बड़े बड़े संत, उस समय जो प्रभावशाली संत थे, उन सभी संतों का दर्शन करते हुए स्मरण करते थे। और ये स्मरण आधा घंटा चलता था। हम लोग का आधा घंटा वाचिक रूप से जप करने में कठिनाई हो जाती है, मानसिक स्मरण आधा घंटा। और इस स्मरण का वो प्रताप है कि वो वास्तव में चौपाटी के ऑल्टर को वृंदावन के रूप में बनाए। उसके बाद चौपाटी के पीछे छोटा सा एक गार्डन है जिसको वृंदावन के रूप में तैयार किया। फिर उन्होंने अपना बुक लिखा जर्नी होम। जर्नी होम के कवर पे क्या है? मदन मोहन। समझ रहे ना, उनके मन में चल ही रहा है मदन मोहन कब से। चौपाटी के छोटे से गार्डन के पीछे भी मदन मोहन बनाया, छोटा सा फाइबर का है। तो उसी को उन्होंने फाइनली इस वृंदावन गोवर्धन इको विलेज के वृंदावन में तैयार किया। तो इसका मूल कारण क्या है? जिससे कि हम सभी अपने जीवन में वृंदावन का और वृंदावन के मंदिरों का, विग्रहों का निरंतर स्मरण कर सके, क्योंकि ये महाप्रभु का मिशन था। अन्येर हृदय मन मोरमन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी। महाप्रभु's mission is absorption.
इन द ब्रज भाव। तो इसलिए संपूर्ण समाज के लिए, जगत के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र दे दिया। भारत का 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन केवल जो है 1.25 करोड़ टूरिस्ट भारत में आए थे प्री कोविड, 11 मिलियन। नॉर्दर्न आयरलैंड का पॉपुलेशन 1 मिलियन है, लेकिन 5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वास्तव में टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक प्रपोजल है कि अरे भारत में आप 700 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इस प्रकार तीर्थ स्थल की प्रतिमा, प्रतिरूप बना सकते हो। क्रिएट 700 रेप्लिकास ऑफ होली प्लेसेस इन 700 डिस्ट्रिक्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज कॉलेज, हॉस्पिटल, ये वो सब है। व्हाई कांट इट हैव होली प्लेस? हमने वृंदावन बनाया, आप बद्रीनाथ बनाओ, कोई और वाराणसी बनाए, कोई श्रीरंगम बनाए, बनाइए। क्या चाहिए आपको? 50-100 एकड़ चाहिए? जमीन की कमी है क्या? 10-20 एकड़ में बना दो प्रतिमा उस तीर्थ स्थल की, बाकी 20-25 एकड़ में आप अपना गेस्ट हाउस और ये सब बनाओ, कुछ कृषि बनाओ, ये सब बनाओ। तो इसलिए अभी 4 दिन पहले गोवर्धन इको विलेज को विश्व का सबसे बड़ा टूरिज्म अवार्ड मिला, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड इन द कैटेगरी डीकार्बनाइजिंग ग्लोबल ट्रैवल। तो इसके अंतर्गत जो वास्तव में एक पूरा प्रपोजल है, ये केवल प्रोजेक्ट अपने आप में यहाँ के लिए सीमित नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक अवसर है। People should come to India searching for spiritual India। अब आज स्पिरिचुअल प्लेसेस में नए होटल बनाना और इंफ्रा बदलना बहुत कठिन है, तो इसलिए उस तीर्थ स्थलों की प्रतिमा बनाइए। जैसे बनाना है बनाओ, 5 स्टार कंफर्ट दे दो, टूरिस्ट आएंगे, रहेंगे, और फिर साथ में ज्ञान भी लेके जाएंगे और सनातन धर्म का ज्ञान बढ़ेगा, सनातन धर्म के विषय में लोगों की जानकारी बढ़ेगी। तो ये अपने आप में एक प्रस्ताव है जो कि सरकार अवश्य ही कुछ समय के पश्चात स्वीकार करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। और बहुत ही शीघ्र गोवर्धन आयुर्वेद हम लोग का भारतीय सरकार के आयुष मिनिस्ट्री के अंदर सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आयुर्वेद बनने वाला है, और कुछ ही दिनों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष यहाँ पर आ रहे हैं इसका निरीक्षण करने। तो केवल राधानाथ महाराज के उस विजन के अनुसार चलते चले जाने पर हम देख रहे हैं कि कितना कुछ प्रकट हो रहा है। तो इसलिए हम आप सभी के बहुत आभारी हैं। यहाँ पर बीटा में प्रीचिंग कर रहे दीनानाथ गोप प्रभु अपने ग्रुप के साथ आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। पूना से काउंसलर्स रास विग्रह प्रभु, कृष्ण किशोर प्रभु, तुलसी प्रभु और अपने आनंद बलराम प्रभु और सब भक्त लोग यहाँ पर आए हैं इतने डिवोटीज को लेकर। तो विशेष रूप से पूना इस्कॉन के हम बहुत आभारी हैं कि कितना आप लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे हमारे श्री गुरुचरण प्रभु, हरिप्रिया माता जी, और फिर कई वहाँ के डोनर्स ने यहाँ पर पायल भवन डोनेट किया। कई भक्त लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आए। केशव प्रभु, नामामृत माता जी, मैथिली माता जी, श्रीनाथ जी प्रभु जो यहाँ सबसे अधिक यहाँ पर योगदान दिया उन्होंने आर्थिक रूप से, और उनके बड़े प्रिय मित्र कुंजन गांधी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ आए हैं। कृष्णदास कविराज प्रभु, आप सभी का मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाले और यहाँ आए।
क्योंकि हमारे मन में जो इतने सालों की शंका थी कि हम यहाँ पर कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर तभी पूर्ण होता है जब आप लोग आकर इस वृंदावन